हेलो दोस्तों, सॉल्यूशन बाय पीजे में आप सबका स्वागत है। आज एक बार फिर मैं आप लोगों के लिए लेके आ गई हूँ मॉक टेस्ट सेशन, जिसमें भी ज्योग्राफी का है और ये मॉक नंबर 2 हो जाएगा। मॉक टेस्ट आपका ज्योग्राफी का दूसरा है, इसके पहले भी एक टेस्ट हो चुका है। तो बारी बारी से आपके सारे विषय का मॉक टेस्ट कराया जा रहा है, वो भी फुल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सॉल्यूशन दिया जाता है। तो चैनल को जितना हो सके आप लोग सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की ओर। देखते हैं क्या है हमारा पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से किसको सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है? कौन सा पर्वतमाला पूछा गया है? तो सह्याद्री पर्वतमाला। तो सह्याद्री पर्वतमाला किसे कहा जाता है, यानी कि एक इसका और नाम पूछ रहा है, तो वो कहा जाता है पश्चिमी घाट को, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी में है। अब जानते हैं इससे संबंधित और क्या प्रश्न बन सकते हैं। तो अगर आपसे पूछ दे कि पश्चिमी घाट की औसत ऊंचाई कितनी है, औसत ऊंचाई कितनी है, तो उस औसत ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 1200 मीटर। कितना? तो 1200 मीटर। वही पश्चिमी घाट का उत्तरी हिस्सा में कौन सा प्रदेश है? तो सौराष्ट्र प्रदेश है उत्तरी हिस्सा में। किसमें? पश्चिमी घाट का उत्तरी हिस्सा में कौन सा प्रदेश है? तो सौराष्ट्र प्रदेश है। तो ये पॉइंट ध्यान में रख लीजिएगा। हाँ, वही अगर आपसे पूछ दे कि सह्याद्री की सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो यहाँ पर एक पॉइंट और नोट करके लिख सकते हैं कि सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी, तो ऊंची चोटी जो हो जाएगी उसका नाम क्या हो जाएगा? नाम हो जाएगा कालसू बाई। कौन सी बाई? तो कालसू बाई है, जो सब सह्याद्री की क्या हो जाएगी? सबसे ऊंची चोटी, जो कि 1646 मीटर। ठीक, तो ये सब छोटा छोटा वही बात कर सकते हैं कि और क्या। अगर आपसे पूछ दे कि सह्याद्री पठार का पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है, तो वो भी नोट डाउन कर सकते हैं कि सह्याद्री पठार का पूर्वी भाग, पठार का पूर्वी भाग क्या कहलाता है? तो पूर्वी भाग कहलाता है विदर्भ, विदर्भ कहलाता है। तो ये सब एकदम जानकारी तह से है, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान में ज़रूर रखना है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है। तो हमारा दूसरा प्रश्न है कि चारागाह को पंपास कहाँ कहा जाता है? इसके पहले वाले सेशन में भी आपको हम बताएं कि कौन सा घास कहाँ का क्या है, और आज फिर आया गया है क्या कि चारागाह को क्या कहा जाता है? पंपास। लेकिन किस देश में कहा जाता है या कहाँ कहा जाता है? तो ये दक्षिण अमेरिका में कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, और वही बात कर ले पंपास अर्जेंटीना में। अगर पूछे कि अर्जेंटीना में घास भूमि को क्या कहा जाता है, अर्जेंटीना में घास भूमि को क्या कहा जाता है, तब क्या हो जाएगा? पंपास। तो चारागाह को पंपास अगर पूछा जाए कि कहाँ कहा जाता है, तो दक्षिण अमेरिका में। लेकिन अर्जेंटीना में घास भूमि को क्या कहा जाता है? तो पंपास। वही उष्ण कटिबंधीय घास मैदान को, यहाँ से पॉइंट नोट करके लिख सकते हैं। जब अफ्रीका का बात आया है तो अफ्रीका में नोट डाउन करके लिखिएगा कि उष्ण कटिबंधीय। कौन सा कटिबंधीय? तो उष्ण कटिबंधीय घास मैदान को अफ्रीका में क्या कहा जाता है? पूछ लिया जाता है ये प्रश्न। तो अफ्रीका में क्या कहा जाता है? सवाना कहा जाता है, सवाना कहा जाता है। ठीक, और पंपोज की बात कर ले, अगर पंपोज भी पूछा जाता है तो यह पॉइंट यहाँ पर भी नोट डाउन करके लिख सकते हैं कि पंपोज ब्राज़ील में। पंपोज किसको कहा जाता है? तो ब्राज़ील में उष्ण कटिबंधीय घास मैदान को क्या कहा जाता है? पंपोज। जगह नहीं है यहाँ पर, इसलिए बोल दे रहे हैं कि नोट डाउन कर लीजिएगा सुन के ध्यान से कि पंपोज ब्राज़ील में उष्ण कटिबंधीय घास मैदान को कहते हैं। वहीं लानोज
जो कि काफ़ी बार पूछा जाता है। तो लानोज का बात करेंगे तो वेनेजुएला और कहाँ, कोलंबिया। वेनेजुएला और कोलंबिया में उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है कौन, तो लानोज। और ये सब इम्पोर्टेंट में से एक है, तो ऐसे प्रश्नों को नोट डाउन जरूर करना है। अब बढ़ते हैं आज के तीसरे प्रश्न की ओर, देख लेते हैं हमारा तीसरा प्रश्न क्या है। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई, तो यानी कि विश्व व्यापार क्या, WTO जिसको कह सकते हैं, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, और इसका ईस्वी काफ़ी इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए। तो कब, तो 1995 में, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। और काफ़ी बार ये प्रश्न रिपीटेड है, सिर्फ इसका ईस्वी ही ज़्यादा पूछा गया है, तो इसको ध्यान में रखना। और WTO का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हिंदी हो गया विश्व व्यापार संगठन। और 1 जनवरी, अगर पूरा डेट पूछते या दिया रहे तो 1 जनवरी 1995 को क्या हुआ था, इसका स्थापना हुआ था। किसका स्थापना, तो विश्व व्यापार संगठन का। वही बात कर ले, अगर इसका मुख्यालय पूछ दिया जाए कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय कहाँ है, जेनेवा में। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखिएगा कि इसका मुख्यालय जेनेवा में स्थित है। और WTO है जो कि व्यापारिक मामला में सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। तो किस मामले में, चूँकि ये व्यापार से ही संबंधित है, तो व्यापारिक मामलों में क्या है, सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, सर्वोच्च अंतर्राष्ट्रीय संस्था है कौन, तो WTO, यानी कि विश्व व्यापार संगठन। और गैट का स्थान लिया था कौन, WTO, जो कि गैट का स्थापना कब हुआ था, तो अक्टूबर 1947 में, लेकिन उसी का स्थान कौन ले लिया, WTO। चलिए अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा चौथा प्रश्न क्या है। किसको पार कर लेने पर एक दिन जुड़ जाता है, और हमारा ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है भूमध्य रेखा दक्षिण से उत्तर, या फिर 180 डिग्री देशांतर पूर्व से पश्चिम, या फिर भूमध्य रेखा उत्तर से दक्षिण, या फिर 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब। तो 180 डिग्री देशांतर पश्चिम से पूरब पार कर लेने पर क्या होता है, एक दिन हमारा जुड़ जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। तो इसका राइट आंसर यही हो जाएगा। वहीं बात कर ले 180 डिग्री अंश देशांतर रेखा की, जिसको क्या कहा जाता है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा। तो ये पॉइंट भी ध्यान में आपको रखना होगा कि 180 डिग्री अंश देशांतर रेखा को ही अंतर्राष्ट्रीय तिथि निर्धारण रेखा कहा जाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि एक देशांतर के मध्य एक देशांतर के अंतर से कितने मिनट का अंतर आता है, ये प्रश्न भी काफ़ी बार पूछा जाता है। तो एक देशांतर के अंतर से कितने मिनट का अंतर आता है, तो 4 मिनट का। कितने मिनट का, तो 4 मिनट का क्या आता है, अंतर आता है। ठीक, वही बात कर ले संपूर्ण पृथ्वी को, तो एक वृत्तमान के कितना डिग्री अक्षांश में बांटा गया है, तो 360 डिग्री अक्षांश में बांटा गया है। और भूमध्य रेखा पता ही है, जिस पर सालों भर दिन रात क्या होता है, बराबर होता है, और भूमध्य रेखा पर वर्षा अधिक होता है, और वहाँ प्रकाश भी क्या पड़ता है, सीधा पड़ता है। तो ये सब पॉइंट क्या करिएगा, आप लोग सुन के नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं आज के 5वें प्रश्न की ओर। हमारा 5वां प्रश्न आ गया। 5वां प्रश्न क्या है, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। शुक्र से तो देखिए बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, और क्या कहता है, सांझ का तारा, भोर का तारा, सब किसे कहा जाता है, सांझ का तारा कहिए, या फिर भोर का तारा कहिए, या फिर पृथ्वी की बहन कहिए।
पृथ्वी की बहन, ये सब सारा संज्ञा किसे प्राप्त है? तो शुक्र को प्राप्त है। और शुक्र सबसे क्या है? गर्म ग्रह भी है। तो सबसे गर्म ग्रह भी, सबसे चमकीला ग्रह भी क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में है। वहीं बृहस्पति की बात कर ले तो ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह हो जाता है। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह, सबसे बड़ा ग्रह क्या हो जाएगा? बृहस्पति हो जाएगा। और बृहस्पति है जो ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्ष में पूरा करता है? तो सूर्य की परिक्रमा बृहस्पति कितने वर्ष में पूरा करता है? तो 12 वर्ष में पूरा करता है। ये पॉइंट ध्यान में रखिएगा कि 12 वर्ष में है जो बृहस्पति ग्रह क्या करता है? सूर्य का परिक्रमा पूरा करता है। और इसका जो उपग्रह है पूछ लिया जाता है, बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन सा हो जाएगा? गैनीमेड। क्या हो जाएगा? गैनीमेड। वही फोबोस और डिमोस किस ग्रह के दो उपग्रह हैं? फोबोस और डिवोस। फोबोस और डिवोस, डिवोस नहीं डिमोस। फोबोस और डिमोस ये किसके उपग्रह हैं? तो ये मंगल के दो उपग्रह हैं। और ये सब प्रश्न में बार बार आते हुए प्रश्न हैं, तो ऐसे प्रश्नों को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है। वहीं अगर पूछ ले कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन हो जाएगा? पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन हो जाएगा? तो ये पता होगा कि चंद्रमा। ठीक, तो ये सब छोटा। और चंद्रमा का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सेलेनोलॉजी। और गैनीमेड का रंग कैसा होता है? तो पीला। तो ये सब आपको पता होगा, इसलिए उतना छोटा नहीं लिख रहे हैं। बाकी जो इम्पोर्टेंट है आपको लिख दिया जा रहा है। अब बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर। और हर विषय का आपको इसी तरह का सॉल्यूशन दिया जाता है डिटेल्स में। और क्या कहता है, हर विषय का बारी बारी से आपका टेस्ट सीरीज चलाया जा रहा है, मॉक टेस्ट। तो आप लोग ज़रूर दीजिए और इस चैनल को जितना हो सकता है शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अब आते हैं प्रश्न नंबर 6। देखते हैं प्रश्न नंबर 6 में क्या है। वह कौन सा स्थान है जिसकी स्थिति 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो कौन सा स्थान है जिसका क्या पूछ लिया गया कि 3 समुद्रों के मिलन स्थल पर है? तो ये जो स्थान है वो क्या है? कन्याकुमारी, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कन्याकुमारी। वही बात करें कन्याकुमारी का, तो ये आपको पता होगा कि भारत का दक्षिण भाग का अंतिम छोर भी कौन है? भारत का दक्षिण भाग का अंतिम छोर कौन हो जाएगा? तो अंतिम छोर भी कौन है? कन्याकुमारी ही है। ठीक, और क्या कहता है, यही कन्याकुमारी है जहाँ किसने तपस्या की थी, ये भी पूछ लिया जाता है। तो स्वामी विवेकानंद जी ने। किसने? तो स्वामी विवेकानंद जी ने क्या किया था? यहीं से तपस्या किया था, कन्याकुमारी में तपस्या किया था। और ये सब पॉइंट काफ़ी कम लोगों को पता होता है, तो हम जितना भी कोशिश होता है आप लोगों के लिए एकदम तह से बताने का कोशिश करते हैं। वही बात कर लें कि जो ये 3 समुद्र का मिलन स्थल है वो कौन कौन सा है? तीनों, ये भी पूछ लिया जा सकता है। तो बंगाल की खाड़ी, जो ये तीनों समुद्र हैं, तो बंगाल की खाड़ी जो कि पूर्व में, और क्या? तो हिंद महासागर, हिंद महासागर जो कि दक्षिण में, और क्या एक और क्या रह जाए? अरब सागर, अरब सागर। ये ही तीनों समुद्र है जो कि पश्चिम में, जिसके समुद्रों के मिलन स्थल पर कौन सा है? कन्याकुमारी। वहीं कन्याकुमारी में अगर पूछ ले दर्शनीय, महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल, तो कुछ नाम ध्यान में रख लीजिए, जैसे अम्मन मंदिर। कौन मंदिर? तो अम्मन मंदिर। या फिर क्या पूछ लिया जाता है? थानुमलायन मंदिर, थानुमलायन मंदिर। ये सब कहाँ आपको मिलेगा? कन्याकुमारी में ही। और स्वामी विवेकानंद रॉक मेमोरियल भी कहाँ है? यही है। तो दर्शनीय स्थल यहाँ का जो मेन है वो बता दिया गया। चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, देखते हैं। हाँ, यहाँ पे देखिए ऑप्शन नंबर में 1 डी में क्या था? इंदिरा पॉइंट, जो कि
भारत का दक्षिणतम बिंदु है और ये निकोबार में स्थित है। और ये इंदिरा पॉइंट है जो क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु क्या हो जाएगा, इंदिरा पॉइंट, जिसको पूर्व में क्या नाम से जाना जाता था, पिग्मेलियन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता था। ठीक, अब आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे। नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? ये काफ़ी बार एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। कौन सा? तो नोक रेक बायोस्फीयर रिजर्व, तो ये जो है कहाँ है, ये है आपका मेघालय में, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। और ये क्या है, नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व उत्तर पूर्व में किस रेंज पर स्थित है? हो सके आपसे पूछ दे किस रेंज पर या किस पर्वत पर, तो तूरा रेंज पर। किस पर? तूरा रेंज पर स्थित है, जो कि मेघालय पठार का ही हिस्सा है। तूरा रेंज पर स्थित है। तो ऐसे ऐसे नाम हैं जो बहुत लोगों को पता नहीं होता है। तो ऐसे ही प्रश्न आपको यहाँ कराए जाएंगे जो कि आपके एग्जाम के दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हो। तो तूरा रेंज पर स्थित है कौन? नोकरेक बायोस्फीयर रिजर्व। वही बात कर ले, नोकरेक गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी भी है। किसका? मेघालय का भी, मेघालय में पड़ता है। तो गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी, गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी? नोकरेक। ठीक, कुछ और भी इम्पोर्टेंट बायोस्फीयर रिजर्व है जिसका जान लेते हैं कि कहाँ है। तो जो आप लोग कभी ना सुने होंगे और एग्जाम में आजकल ऐसा ही प्रश्न दे रहा है, चूँकि एकदम अंदर से पूछ रहा है, रटा रटा है तो सबको पता होता है। जैसे अगर आपसे पूछ ले नंदा देवी, तो ये तो पता होगा कहाँ है, उत्तराखंड में। मानस तो कहाँ है? असम में। लेकिन वही पूछ दे कि कोल्ड डेजर्ट, कौन सा? कोल्ड डेजर्ट रिजर्व कहाँ है, किस राज्य में? तो ये आपका है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। वहीं और नाम जानते हैं तो खांगनचेद, क्या नाम है? खांगचनेद, खांगचनेद जोंगा, नाम सुने हैं आप लोग? तो खांगचनेद जोंगा किस राज्य में है? तो सिक्किम राज्य में। कहाँ है? तो सिक्किम में है। और एक ध्यान रख सकते हैं क्या, देहांग देवांग, ये किस राज्य में है बायोस्फीयर? तो ये आपका है अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ है? तो अरुणाचल प्रदेश में। तो ऐसे प्रश्नों को ज़रूर से ज़रूर नोट डाउन करते चलिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में क्या है? ग्रीष्म काल में रात के पहले पहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जानते हैं? तो किस काल में? तो ग्रीष्म काल में। कौन सा पहर में? तो पहला पहर में। और क्या? तो तारामंडल। इस तरह से आप प्रश्न खुद से करके भी याद रख सकते हैं। तो ये जो तारामंडल है ये इसको किस नाम से जाना जाता है? तो सप्तर्षि तारामंडल। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सप्तर्षि तारामंडल, जिसको गांव देहात में सब क्या बोलते हैं? सतभैया। तो सतभैया ही बोला जाता है किसको? सप्तर्षि तारामंडल को। वही बात करें तो सप्तर्षि तारामंडल है पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध के आकाश में रात्रि में दिखने वाला एक, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में क्या है? रात्रि में दिखने वाला एक तारामंडल है। और इसको आप फागुन चैत महीना से लेके पूछ दे सकता है कहाँ से? तो फागुन चैत महीना से लेके कब तक? श्रावण भादो तक। यानी जो अभी चल रहा है सावन चल रहा है ना अभी, तो सावन भादो महीने तक क्या कर सकता है? आकाश में ये 7 तारों का समूह देखा जा सकता है। तो आप लोग रात में देख लीजिएगा, अभी सावन का महीना भी चल रहा है, कि 7 तारों का समूह दिखता है कि नहीं, जिसको सप्तर्षि तारामंडल कहा जाता है। और इसमें 4 तारा होता है जो चौकोर, और तीन तारा होता है जो क्या? तिरछी रेखा में रहेगा। यानी कि 4 तारा जो होता है चौकोर रूप में। आप लोग देखिएगा इस सेशन को करने के बाद रात में। और 3 तारा तिरछी रेखा में रहते हैं। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर।
जो कि हमारा प्रश्न नंबर 9 है। कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है? कहाँ पूछ लिया गया है कि अंटार्कटिका में नहीं है, पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्नों पे हम बराबर जोर देते हैं जब नहीं है तो पहले जानते हैं कि है कौन कौन। तो भारती है, दक्षिण गंगोत्री है, मैत्री है, लेकिन जो हिमालय है वो भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में क्या है? नहीं है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, वही बात कर ले कि अगर आपसे पूछ दे कि क्या पूछ दिया जा सकता है कि अंटार्कटिक संधि कौन सी संधि? तो अंटार्कटिक संधि जो कि कब लागू हुआ था? तो 1961 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? तो 1961 में लागू हुआ था। वही बात कर ले अगर कि अंटार्कटिक संधि सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? संधि सचिवालय का मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय तो कहाँ है? अर्जेंटीना में। कहाँ? तो अर्जेंटीना में। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। अब भारत का आर्कटिक में अगर पूछ दे तो एक पॉइंट ये लिख सकते हैं कि भारत का आर्कटिक में अनुसंधान स्टेशन कौन सा है? तो हिमाद्री है। क्या है? हिमाद्री है। ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं आगे की ओर, जो कि हमारा आ जाएगा कैमा नंबर? तो 10वां नंबर। गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत क्या हैं या कौन है? यही आपसे पूछा गया। तो गंगा नदी के जो 2 प्रमुख स्रोत है वो है भागीरथी और अलकनंदा। और एक प्रश्न ये भी पूछ लिया जाता है कि भागीरथी और अलकनंदा किसका संगम है? तो ये देवप्रयाग का। किसका? देवप्रयाग का संगम है। और ये गंगा नदी का ही 2 प्रमुख स्रोत है। चूँकि गंगा नदी वास्तव में भागीरथी और अलकनंदा नदी का ही क्या है? सम्मिलित नाम है, इसीलिए तो यहाँ पर गंगा नदी का 2 प्रमुख स्रोत क्या हो जाएगा? भागीरथी और अलकनंदा। वही बात कर ले कि भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी? गंगा नदी। भारत की सबसे लंबी नदी क्या हो जाएगी? तो गंगा नदी हो जाएगी। भारत की सबसे पवित्र नदी क्या हो जाएगी? पवित्र नदी भी क्या हो जाएगी? तो गंगा ही हो जाएगी। ऐसे समझ जाइएगा कि भारत की सबसे पवित्र नदी वही गंगा का मैदान है, जो भारत का क्या है? सबसे बड़ा मैदान है। और गंगा नदी का लंबाई कितना है? गंगा नदी का लंबाई की अगर बात कर ले तब कितना है? तो 25 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर है। और गंगा के मैदान ही है जो भारत का सबसे बड़ा मैदान है। वहीं आपसे अगर पूछ ले कि गंगा कार्यक्रम योजना कब शुरू किया गया था? कौन योजना? तो गंगा कार्यक्रम योजना तो 1985 में। कब? तो 1985 में शुरू किया गया था। ठीक, तो ये सब चोल शासक जो था ना, राजेंद्र चोल, वो भी क्या गंगा से जल मंगवाया था। तो ये सब ध्यान रखिएगा। उद्गम वही बात कर ले तो गंगोत्री हो जाएगा। और गंगा का सबसे बड़ी सहायक नदी कौन हो जाएगी? ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, इसको नोट जरूर करना है क्योंकि एग्जाम में ये सब प्रश्न आते हैं। तो यमुना, तो ये सब ध्यान रखिएगा। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। और देखिए यहाँ पर हमारे 10 प्रश्न हुए समाप्त। और आपको हम पूरा मेहनत दिल से एकदम अच्छे से सॉल्यूशन करवाते हैं ताकि आपका एग्ज़ाम में हेल्प ज़रूर करे। TRE 3 वाले जो भी क्लास किए हैं रेगुलर, उनको पता है यहाँ के सेशन से हेल्प हुआ है। तो आप लोग जो भी TRE 4 या फिर किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, इस चैनल से जुड़ सकते हैं। तो आप लोग से बस हमें सपोर्ट चाहिए, बाकी तो हम आप लोग के लिए और भी बेहतर कंटेंट बनाते रहेंगे। 11वें नंबर प्रश्न पे आने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। सब यही आपसे बस रिक्वेस्ट है। बाकी आप लोगों के लिए जो भी किया जा सकता है अच्छा हम करेंगे। जो आप पेड बैच में पढ़िएगा वो आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट एकदम अच्छे से डिटेल में दिया जा रहा है।
तो क्या है, आप लोग सिर्फ सपोर्ट करिए, बाकी आप लोग के लिए जितना अच्छा कंटेंट लाना वो मेरा काम है। तो पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा, क्या आ गया हमारा क्वेश्चन 11 नंबर, कि पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी हो जाएगी। तो जो विधि होगी वो कौन हो जाएगी, विकिरण विधि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक, वही बात कर ले। और क्या जान सकते, विकिरण का परिभाषा तो नहीं पूछेगा, जानकारी के लिए जान लीजिए कि किसी पदार्थ को ऊष्मा तरंगों के संचार द्वारा सीधे गर्म होने को क्या कहा जाता है, विकिरण कहा जाता है। और वही क्या है, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि है। और इससे क्या ऐसा कुछ खास प्रश्न तो नहीं है, बस ये छोटा चीज़ था जिसको ध्यान में रख लीजिएगा। और वायुमंडल है जो एक पॉइंट यहाँ पर ये नोट करके लिख सकते हैं कि वायुमंडल भौमिक विकिरण, कौन विकिरण, तो भौमिक विकिरण, भौमिक विकिरण से क्या होती है, अधिक गर्म होती है। जहाँ पे आपको लगता है कि पूरा डिटेल और चाहिए, हम खुद देते हैं। जहाँ पे बस कुछ काम चल सकता है छोटा मोटा पॉइंट से, वहाँ पे वो ऐसा ही किया जाता है। वहीं बात कर ले भौमिक विकिरण का, भौमिक विकिरण तो लंबी तरंग होता है। कैसा तरंग होता है, तो लंबी तरंग होता है, या लंबी तरंगे होते हैं या होती हैं, ऐसे लिख सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के 12वें प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा 12वां प्रश्न में क्या है। तो हमारा 12वां प्रश्न आ गया, लोएस चट्टान, कौन चट्टान, तो लोएस चट्टान किस प्रकार की चट्टान है, कायांतरण है, परतदार है, अंतर्भेदी है या बहिर्भेदी है। तो ना ये बहिर्भेदी है, ना ये अंतर्भेदी है, ना ये कायांतरण है, ये क्या है, परतदार चट्टान है। तो लोएस चट्टान से संबंधित प्रश्न आप जानते हैं। या तो लोएस शब्द का इस्तेमाल जो है पहली बार कब किया गया था, तो 1821 में किया गया था। राइन नदी घाटी में मतलब बना मिट्टी का जमाव के लिए क्या किया गया था, पहला बार लोएस शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और लोएस मिट्टी जो होता है बहुत उपजाऊ और कृषि के लिए उपयुक्त होता है। वही बात कर ले कि अगर लोएस का रंग कैसा होता है, तो लोएस चट्टान का जो रंग होता है, इसका रंग जो होता है यह पीला या भूरा होता है, पीला या क्या होता है, भूरा होता है। और ये रंग पीला या भूरा किसकी वजह से होता है, तो ऑक्सीकरण की वजह से, ऑक्सीकरण के कारण क्या होता है, लोएस का रंग पीला या भूरा होता है। ठीक, वही बात कर ले कि क्या बोलता है, हाँ लोएस में लिख सकते हैं, लोएस चट्टान में, लोएस में क्या, क्वार्ट्ज हो गया, अभ्रक हो गया, कैल्साइट हो गया, कैल्साइट हो गया, फेल्डस्पार हो गया। ये सब क्या होता है, खनिज पाया जाता है। तो हो सके आपसे पूछ दे कि इनमें से कौन कौन खनिज पाए जाते हैं, तो आपको पता रहेगा तब ना कि लोएस चट्टान में क्या क्या पाए जाते हैं। तो बस ये सब छोटा छोटा पॉइंट है, इसको ध्यान में रखिएगा। बाकी हम आपको अब सादी चट्टान, कायांतरित चट्टान, आग्नेय चट्टान सब बहुत बार बता चुके हैं। आज लोएस से संबंधित था तो वही बताया गया। अब देखते हैं 13 नंबर प्रश्न, अमृता देवी बिश्नोई पुरस्कार जो कि राष्ट्रीय पुरस्कार है, किसके लिए दिया जाता है। तो ये जो अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार है, ये वन्य जीव संरक्षण के लिए दिया जाता है। ठीक, और ये कब से शुरू हुआ है, ये 15वीं शताब्दी में, कब से, 15वीं शताब्दी में शुरू हुआ। किसके द्वारा, तो संत जमोजी के द्वारा, संत जमोजी द्वारा कहाँ शुरू किया गया, तो राजस्थान में शुरू किया गया था। क्या, अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार शुरू किया गया था। ठीक, इसमें हुआ क्या था ना कि संत जम्बोजी से प्रभावित होकर जो राजस्थान का कौन गांव था, खिजड़ी गांव,
उसमें क्या की थी, अमृता देवी बिश्नोई ने अपनी 3 बेटियों के साथ वृक्षों को काटने से रोकने के लिए अपने सैकड़ों अनुयायियों के साथ क्या किया था, अपने प्राणों की बलि दे दी थी। तो इसीलिए तो ये किससे संबंधित हुआ, वन्य जीव संरक्षण से संबंधित हुआ। तो सोच लीजिए कितने लोग इसके लिए अपनी जान दे दिए थे, इसको वृक्षों को काटने से रोकने के लिए। और ये कहाँ हुआ था, तो राजस्थान का खिचड़ी गांव का घटना था। और शुरुआत किसके द्वारा किया गया था इस आंदोलन का, तो संत जम्मोजी के द्वारा। तो चलिए अब देखते हैं 14वें नंबर प्रश्न में क्या है हमारा। पक्षियों की कौन सी प्रजाति गंभीर रूप से लुप्त प्राय है, यानी कि अब लुप्त हो चुकी है। तो जो है कोयल तो है ही, मोर भी है, कोयला नहीं जी, कोयल कर लीजिएगा, ये टाइपिंग हो गया मिस्टेक। तो कोयल जो कि लुप्त हो चुकी है वो है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड प्रजाति, जो है गंभीर रूप से क्या है, लुप्त प्राय है। मतलब कि भारत में बस्टर्ड पक्षी का क्या हो रहा है, तेजी से संख्या कम होते दिख रहा है। बाकी तो ये सब पक्षियों को आप लोग देखते ही हैं। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है जो कि क्या हो गया है, धीरे धीरे लुप्त हो चुका है। वही बात कर ले कि अंतर्राष्ट्रीय वन्य जीवों एवं संस्थानों के संरक्षण हेतु एक संस्था वन्य जीव संरक्षण सोसाइटी का भी स्थापना किया गया था, जिसका तो 1895 में, और उसका मुख्यालय कहाँ है, तो न्यूयॉर्क में। तो ये सब आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे प्रश्न में बस नाम ध्यान रख लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 पे देखिए, मेरा बोलते बोलते गला भी बैठ जाता है, लेकिन हम कंटिन्यू बोले ही जा रहे हैं। आप लोग को पढ़ाना है, अच्छे से सॉल्यूशन देना है, तो बोलना ही पड़ेगा। हमारे सौरमंडल का बौना ग्रह कौन सा ग्रह पूछ लिया गया है, बौना ग्रह। हो सके बौना ग्रह के स्थान पे आपसे पूछे ड्वार्फ प्लैनेट किसे, ड्वार्फ प्लैनेट कौन है, हो सकता है। देखिए कुछ कुछ क्वेश्चन में इंग्लिश का टर्म भी यूज कर देता है, तो बौना ग्रह की जगह आपका लिख दे ड्वार्फ प्लैनेट, तो यही हो जाएगा प्रश्न। तो जो हमारे सौरमंडल का सबसे बौना ग्रह है वो कौन है, तो वर्तमान में जो है वो है कौन, मेकमेक। ऑप्शन नंबर ए, मेकमेक बौना ग्रह। जबकि और भी बौना ग्रह हैं, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा पूछा गया है, जैसे कि सिरेस हो गया, प्लूटो, इरिस हो गया, होमा हो गया, इस सबको बौना ग्रह ही माना जाता है। लेकिन मेनली जो क्या है, मेकमेक है, मेकमेक नाम है। और क्या कहता है, बौना ग्रह को श्रेणी में किसको रखेगा, जो आकार में, द्रव्यमान में, गुरुत्वाकर्षण बल में, ये सब क्या करता है, निर्धारित जो ग्रह होता है उससे भिन्नता रखता है, उसी को कहा जाता है बौना ग्रह। तो ऐसे ही ध्यान में रख सकते हैं। और क्या, और एक याद रख सकते हैं, मेकमेक क्या है, एक देवता का भी नाम है, मेक ईस्टर द्वीप के धर्म में। कौन सा द्वीप के धर्म में, तो ईस्टर द्वीप के धर्म में एक देवता का नाम है, धर्म में देवता का नाम। और उनके देवता के नाम पर कहा जाता है कि जिसने मानव जाति की सृष्टि करने का श्रेय दिया जाता था। मतलब मेकमेक देवता को मानव जाति की सृष्टि करने का श्रेय दिया जाता। और इस बौने ग्रह का नाम भी क्या है, उन्हीं के नाम पर रखा गया है। तो कहानी के रूप में पढ़िए कभी, तब ना पता रहेगा। चलिए अब बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की ओर, देखते हैं हमारा 16वां प्रश्न क्या है। तो 16वां प्रश्न आ गया, समताप मंडल में ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, यानी कि किसके द्वारा विनियमित किया जाता है, तो ये जो किया जाता है वो नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा। ठीक, वही बात कर ले कि वायुमंडल का जो निचला भाग होता है, वायुमंडल का निचला भाग, तो निचला भाग क्या होता है, क्षोभ मंडल। और क्षोभ मंडल के बाद क्या आता है, समताप मंडल। और समताप मंडल में ही ओजोन के स्तर को प्राकृतिक रूप से विनियमित किया जाता है, किसके द्वारा, तो नाइट्रस ऑक्साइड के द्वारा। वही समताप मंडल का ऊपर का भाग और
क्या बोलता है, ऊपर का भाग को क्या कहते हैं? जब बात कहेगा ऊपरी भाग को क्या कहते हैं, समताप मंडल के ऊपरी भाग को, तब क्या हो जाएगा? मध्य मंडल। और यही मध्य मंडल के ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? तो आयन मंडल। आयन मंडल, इसका ऊपरी भाग को क्या कहेंगे? तो आयन मंडल। और तो और यही क्या होता है, समताप मंडल में ओजोन परत का पाए जाने के कारण क्या होता है, ऊपरी मंडल में अचानक तापमान क्या होता है? बढ़ जाता है। तो ये सब पॉइंट ध्यान में आप लोग रख सकते हैं। अब आते हैं 17वें नंबर प्रश्न पे। और 17वें नंबर प्रश्न पे आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा सॉल्यूशन करवाना अच्छा लगता है तो प्लीज़ जितना हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। और हाँ, अगर आपको इस सेशन से कोई संबंधित प्रश्न हो, सुझाव हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट भी किया कीजिए। और आपको इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको इसका पीडीएफ भी मिल जाएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17। नीमेड, नीमेड की जगह क्या कर लीजिए? गैनीमेड। तो गैनीमेड है जो किस ग्रह की परिक्रमा करता है? तो ये करता है बृहस्पति ग्रह का। और अभी इसके बारे में जाने भी थे कि गैनीमेड है जो सौर प्रणाली में क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है। सौर प्रणाली में अगर कहे कि सबसे बड़ा उपग्रह कौन है और सबसे बड़ा ग्रह कौन है, तो बृहस्पति। लेकिन सबसे बड़ा उपग्रह यही हो जाएगा गैनीमेड, जो कि बृहस्पति का उपग्रह है। और ये परिक्रमा किसका करता है? बृहस्पति का। बृहस्पति को हो सके इंग्लिश में जुपिटर ही लिख दे कि जुपिटर, तो वहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है। जबकि और भी अगर उपग्रह की बात कर ले बृहस्पति का उपग्रह का, तो क्या क्या होता है? यूरोपा, आयो, कैलिस्टो, गैनीमेड, ये सब किसका उपग्रह है? तो ये सब बृहस्पति का ही उपग्रह है। और बृहस्पति ग्रह ही है जो क्या है? सबसे बड़ा ग्रह है। बृहस्पति पर लाल धब्बा भी है विशाल टाइप का। और अरुण को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है, ये तो आपको पता होगा। वरुण को हरा ग्रह कहा जाता है, तो ये सब तो बहुत बार बताए हैं। और शनि का उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन। चलिए अब बढ़ते हैं 18वें नंबर प्रश्न की ओर। देखते हैं हमारा 18वां नंबर प्रश्न क्या है। यह एक गर्म धारा है, यानी कि इनमें से कौन है जो एक गर्म जल धारा है, यही आपसे पूछ लिया गया है। तो ओएसियो नहीं, हम्बोल्ट नहीं, केनारी नहीं, जब कौन है? गल्फ स्ट्रीम। तो गल्फ स्ट्रीम है जो क्या है? गर्म जल धारा है। और कहाँ का गर्म जल धारा गल्फ स्ट्रीम है? तो गल्फ स्ट्रीम जो है अटलांटिक महासागर का। कहाँ का? तो अटलांटिक महासागर का गर्म जलधारा। हम्बोल्ट कहाँ का है? पूछा जो गया है, बता रहे हैं। हम्बोल्ट जलधारा जो है प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। यहाँ आपसे गर्म का पूछा गया था। ठीक। कनारी जलधारा है जो अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है। ठंडी जलधारा है, लेकिन कहाँ का? तो अटलांटिक महासागर का। अटलांटिक महासागर का। ठीक। ओएसियो का आप लोग बताइएगा कि ये कैसी जलधारा है और कहाँ की। ठीक, इसका कमेंट सेक्शन में आप लोग को जवाब देना है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 19 पे। उत्तर से दक्षिण की ओर हिमालय की निम्न श्रेणियों का सही क्रम क्या होगा, यही आपसे पूछ लिया गया। तो जो सही क्रम हो जाएगा, उत्तर से दक्षिण की ओर पूछा गया है, तो सही क्रम में आ जाएगा पहले नंबर पर काराकोरम, जो कि ऑप्शन 3 किस में स्टार्ट हो रहा है? ऑप्शन सी में। तो काराकोरम के बाद आ जाएगा लद्दाख, लद्दाख के बाद जास्कर और फिर पीर पंजाल। और यही हो जाएगा उत्तर से दक्षिण की ओर का क्या परफेक्ट श्रेणी, यही हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना। और ये सब जो है काराकोरम, लद्दाख, ये सब क्या है? ये किस ट्रांस हिमालय के श्रेणी पर्वत में आता है? किस में? ट्रांस हिमालय के पर्वत श्रेणी में। ट्रांस हिमालय के पर्वत श्रेणी में आ जाता है क्या? लद्दाख, जास्कर, काराकोरम,
ये सब क्या, पीरपंजाल ट्रांस हिमालय के पर्वत श्रेणी में, तो ये ध्यान रखना। वही काराकोरम का काराकोरम का प्रमुख चोटी का बात कर लेगा कि कौन है प्रमुख चोटी, काराकोरम की प्रमुख चोटी, तब क्या हो जाएगी, गॉडविन ऑस्टिन, या फिर इसको केटू भी कह सकते हैं, केटू। वही केटू जो क्या है, भारत की सबसे ऊंची चोटी क्या हो जाएगी, गॉडविन ऑस्टिन, ऊंची चोटी। तो ये सब ध्यान में आपको क्या करना है, रख लेना। और ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग कहाँ स्थित है, तो तिब्बत में स्थित है, इसलिए इसको तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। किसको, ट्रांस हिमालय को क्या कहा जाता है, तिब्बत हिमालय। क्यों, क्योंकि इसका अधिकांश भाग क्या है, तिब्बत में स्थित है। चलिए अब बढ़ते हैं 20वें प्रश्न की ओर और देखते हैं हमारा 20वां प्रश्न क्या है। भारत के किस राज्य में खारे जल की सबसे बड़ी झील है। तो अब आ गया झील से संबंधित, और आपको हम टॉपिक वाइज सेशन में भारत का महत्वपूर्ण जो भी झील है बेसिक रूप से पूरा पढ़ाए हैं, तो आप लोग जाके प्लेलिस्ट चेक कर लीजिए, वहाँ आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो भारत का जो उड़ीसा राज्य है ये खारे जल की क्या है, सबसे बड़ी झील है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है कि खारा पानी का झील कहाँ है, तो चिल्का झील। वो भी कौन झील, तो चिल्का झील। और ये चिल्का झील है कहाँ, तो उड़ीसा में। वहीं बात कर ले कि सांभर झील, तो ये भी क्या है, राजस्थान का खारा झील है, सबसे खारा, राजस्थान। लेकिन ये क्या है, राजस्थान का सबसे खारा झील है। वही यहाँ राजस्थान में एक और नाम याद रख लीजिएगा, पिछौला झील, कि पिछौला झील कहाँ है, तो पिछौला झील भी क्या है, राजस्थान में। और श्रीनगर को क्या कहा जाता है, श्रीनगर को ही कहा जाता है झीलों का नगर किसे कहा जाता है, तो श्रीनगर को कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में कौन कौन से झील इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, डल झील या बुलर झील, बेरीनाग झील, ये सब कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। जो ये सब सारे झील हम आपको उसमें टॉपिक वाइज बचा चुके हैं। वहाँ महाराष्ट्र में कौन सा झील, तो लोनार झील। तो ये सब नोट डाउन कर लीजिएगा। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, फिर मिलेंगे टॉप प्रश्नों का कलेक्शन लेके किसी और सब्जेक्ट का। तो आप लोग जितना हो सके इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू।